इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना 9th-10th में, सबने पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 इक्वेशंस आपने पढ़े हैं। सबने पढ़ लिया ना ये। तो मैं ये मान के चलूँ आपको जेई और नीट में जो भी है आपको ये पता है आपका पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी देर में करना होता है। तो रफली 2.5 मिनट्स मिलता है, मतलब 2.5 मिनट के आसपास जेई में पर क्वेश्चन। रफ टाइमिंग है क्योंकि 180 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। और नीट में 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने में। तो हम जब पढ़ेंगे तो हो जाता है 10 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम जब भी पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखना है कुछ चीज़ें जो हमारे मन में हैं उसको हम बिना लिखे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मेंटल मैथ्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करेंगे एज अ ट्रिक बनाने से क्या होगा, मतलब जो 5 लाइन 10 लाइन का कैलकुलेशन है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं 2 लाइन में। अभी आप बोर्ड्स दे के आ रहे हो, आपको यूज टू होना पड़ेगा इन चीज़ों से। बोर्ड्स में क्या होता है, 1 लाइन को 5 लाइन में लिखना होता है ना ऐसा, कि जितना आधा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा तुम्हें। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 5 लाइन को 1 लाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कन्वर्जन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हर टॉपिक पे। तो जो 3 इक्वेशंस आप देख रहे हो इनमें कोई कंस्ट्रेंट भी है कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि कहीं भी कर सकते हैं? बोलो बोलो, जो भी आ रहा है बोलो। देखो पहले, हाँ वेरी गुड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, मतलब ये एक वैलिड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बुक में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड नहीं लिख के आता है, बुक में इसकी जगह क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या डिफरेंस है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का, मतलब क्या है? हम दोनों यूज करते हैं, जब बड़े लेवल पे बात करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा कांस्टेंट में और यूनिफॉर्म में? बताओ बोलो, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट का मतलब होता है विथ टाइम इट इज नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विथ टाइम इट इज नॉट चेंजिंग। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, विथ पोजीशन इट इज नॉट चेंजिंग। अगर पोजीशन के साथ, मतलब ये पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां, मल्टीपल पॉइंट्स है। मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं 0,0, और ये डिस्टेंस है x1, ये है x2, ये है x3 और ये x4। जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे है a, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी हो जाए a, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी हो जाए a, सेम एक्सेलरेशन a एंड a। क्या विथ पोजीशन a कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें, मतलब a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है विथ पोजीशन? हाँ बोलो, नहीं चेंज हो रही है, मतलब ये यूनिफॉर्म है। कैसा है ये? और अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में जो इसको हम इवेल्युएट करते हैं, हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म है ना कि कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म है ना कि कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ चेंज हो सकता है, अभी नहीं होगा आपके लिए आज, लेकिन हो सकता है, बट पोजीशन के साथ इट हैज टू बी कांस्टेंट। बाय चेंजिंग द पोजीशन इट शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो अभी अच्छा है कि आपको ये पता था वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मुझे आप बताइए यू, वी, ए, एस और टी क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज वी? फाइनल वेलोसिटी। यू, आधे लोगों की आवाज नहीं आ रही है मेरे कानों में।
यू क्या है? हाँ, सब लोग बोलेंगे। ए यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टी एस, कितने लोग एस को डिस्टेंस बोल रहे हैं? हाँ, लंबा हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 लोग, आवाज़ तो बहुत आई थी। 4 5, धीरे धीरे मत खड़ा करो, हाथ से उठा दो, टेंशन नहीं है कुछ भी। अच्छा, धीरे धीरे और बढ़ो। बस, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कितने लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं? और कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? बहुत लोग ने हाथ खड़ा नहीं किया ना, कुछ तो बोल रहे होंगे। देखो, एस है वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? वन डायमेंशनल का मतलब मैं ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो एस की वैल्यू मैं यहां से यहां तक लूंगा। ये पूरे मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करना चाहता हूं। ए से बी और फिर बी से सी, मतलब वन डायमेंशनल, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के पहले जितना आप चल रहे हो वो डिस्टेंस को हम यहाँ पे एस बोलते हैं इन जनरल। इसीलिए हम एस को डिस्टेंस भी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जो डिस्टेंस वाले थे वो गलत नहीं है, ना तो डिस्प्लेसमेंट वाले गलत हैं। ये इक्वेशंस कहाँ पढ़े थे, किस चैप्टर में, याद है कुछ? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था ना। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है ना। तो और मैं अगर यहाँ से चल के यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आ गया, तो क्या मान लो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो डिस्टेंस कितना चल लिया मैंने? x1 प्लस x2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, खत्म मैंने यहाँ कर दिया। क्या सेपरेशन है इनके बीच में? x1 माइनस, तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं पूरे मोशन को एक साथ ले रहा हूं तो s डिस्टेंस नहीं बनेगा। मैं a से यहाँ गया और वापस यहीं आ गया, इस पूरे सेगमेंट को एक साथ लूंगा तो s कैन नॉट बी डिस्टेंस। इन दिस केस s वुड बी डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज बेटर, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, दोनों चल जाएगा। आप क्या कर लो, इसको 2 सेगमेंट में बांट के सॉल्व करो ना। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो, पहले यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x1। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी x1 है और डिस्प्लेसमेंट भी x1 है। तो आप अगर डिस्टेंस समझते हो तो भी सॉल्व कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट समझते हो तो भी सॉल्व कर लोगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक को सॉल्व कर लो। ये सब आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं खाली बता रहा हूँ कि s क्या होता है, आप जानते रहिए। u v a s क्या आपको पता लग गया? इस पे क्वेश्चंस कर लेते हो, 1-2 करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ ट्रिक्स मैं आज से आपको स्टार्ट करूंगा कि देखो ट्रिक बनती कैसे, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। जैसे पहला सवाल, अभी पेन मत उठाओ, यहाँ मेरे साथ देखो ध्यान से। मैं आपसे बोलूँ, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब यहाँ मैंने डिस्टेंस यूज किया। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है ना, कहीं बोला है क्या कि वो घूम घाम रहा है, यूटर्न नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे कई बार बुक में डिस्टेंस लिखा आएगा। आपने अगर 9th-10th की बुक सॉल्व भी करी होगी तो वहाँ यही लिखते थे, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं वो लोग? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज नॉट टेकिंग यू टर्न। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस भी यूज कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी। तो मैंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। टाइम
when its velocity becomes 5 मीटर पर सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों बताओ? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जो डेटा दिया है वो लिखना चाहिए। तो पढ़ते, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो गया? क्या हमेशा जीरो रहेगा क्या? अगर बोलता है कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड तो u कितना होता? 10। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? ये लिखा हुआ है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है, मतलब ये इक्वेशंस वैलिड है। अब आपको याद रहना चाहिए। फिर पहले सवाल में क्या कह रहा है कि t 10 सेकेंड हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी। अब वो ये जो u और a है ना, यूनिवर्सल डेटा है, क्वेश्चन के थ्रू आया है। सब क्वेश्चन में आपको टाइम t दिया है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? u, a और t। पूछा क्या है? v। अब तीनों क्वेश्चंस को आप यूटिलाइज करिए। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें v, u, a और t आ रहा हो? फर्स्ट वाला। तो मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लिया। तो v कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 10, टाइम 10 है ना, तो v कितना आ गया? ये बहुत सारे लोग कर भी लोगे, मुझे पता है आपको आता है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि डेटा कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये आसान लग रहा है कि आप 9th-10th में पढ़ के आए हो, ऐसे ही आपको 11th-12th के भी क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा उसके अंदर। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा लिखेंगे, फिर कौन कौन से फार्मूले हैं जो रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, आप वो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यही इतना करना है, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है? डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। तो टाइम तो अभी भी 10 सेकेंड है, लेकिन अब क्या पूछा है वो? पीछे वालों को दिख रहा है और बड़ा लिखूं मैं? ओके। तो t 10 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना होगा? अब क्या क्या पता है आपको? u पता है, a पता है, t पता है, s चाहिए। हाँ, s u a t मतलब सेकेंड वाला इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो s हमें निकालना है, u 0 है, टाइम की वैल्यू 10, हाफ अभी ठीक है, अभी दिख रहा है पीछे, a की वैल्यू 2, टाइम कितना है 10, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ तो डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टाइम बताइए, मतलब t पूछ लिया। कब पूछा है t? जब v कितना हो जाए। अब यूनिवर्सल डेटा में क्या है अपने पास? u और a। यहाँ पे क्या दे दिया? v, t चाहिए, तो u, v, a और t में कौन सा इक्वेशन दे रहा है रिलेशन? फर्स्ट वाला। तो फिर से अप्लाई कर दो फर्स्ट। तो अब v कितना दिया है आपको? 5, u है 0, a की वैल्यू 2 इंटू टी, तो t कितना आ गया? अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर 10 सेकेंड में 20 हुआ था, तो 5 में 10 हो जाएगा, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 में तो 5 होने वाला है, और आंसर मैच भी कर रहा है। यस, वो भी कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का रेट तो कांस्टेंट ही होगा ना, हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। तो पहले 0 था, तो 1 सेकेंड के बाद कितना हुआ होगा? 2, 2 सेकेंड के बाद कितना हुआ होगा? 4, 3 के बाद कितना होगा? 6, 4 के बाद कितना होगा? 8, हमें 5 चाहिए ना, तो कहाँ आएगा? 2 सेकेंड के बाद 4, 3 के बाद 6, तो 5 कहाँ आएगा? 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, उसका मतलब 2.5। तो यूनिटरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट अभी वो मेथड बताने के मूड में नहीं हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। एक और सवाल दे रहा हूँ, मुझे पता है ये आप कर लोगे, इसमें फिर हम कुछ और चीज़ भी देखेंगे।
A car is moving with velocity 10 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. Find the distance traveled by car during this interval. इसको नोट करिए और जरा ये सवाल ट्राई करिए। क्या किया, यही डिफरेंस है जो आप 10th तक पढ़ के आए हो और जो 11th में आप पढ़ोगे, इसमें यही डिफरेंस आएगा। मैंने क्या किया है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो हर जगह काम नहीं आएगा। देखो आप इसको ऐसे इधर लिख चुके थे ना, हम लोग इधर हो गया था सबका। देखो आपने क्या किया, आपने देखा कि u आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, v आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड और डिस्टेंस पूछ लिया है। अब आप जब तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब पहला इक्वेशन रिलेशन मेंटेन करता है किसके बीच में, v u a और t। आपको तो s चाहिए, तो पहला इक्वेशन में v u t तो है लेकिन s है ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब सेकेंड इक्वेशन कौन कौन सा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, s u a और t। यार a तो है ही नहीं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या तीनों इक्वेशन के लिए a मैंडेटरी है? बिना a के तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या करो, मतलब इस सवाल में कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेशन है a के लिए, तो पहले a कैलकुलेट करना होगा। गिवन डेटा से a कैसे निकाल सकते हो, पहला इक्वेशन लगा के ऐसे लिखोगे, करेक्ट। तो 20 माइनस 10 बाई 10 इज इक्वल टू a। तो a कितना आया, हाँ ओ सॉरी a 5 है, तो यहाँ 5, तो मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 बाई 5 2 होता है ना। अब a मिल गया तो मैं या तो सेकेंड लगा लूँ या थर्ड लगा लूँ, तुम्हारे ऊपर है। मैंने थर्ड इक्वेशन यूज किया क्योंकि अब मेरे पास v भी है, क्वेश्चन में u भी दिया है, a नहीं था, a मुझे मिल गया। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो 20 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एस, तो 20 स्क्वायर 10 स्क्वायर मैं इधर ला दिया बाई 4, सॉल्व किया तो आपको एस आ गया 300 बाई 4। तो 75 4 जा 300, 75 2 जा 150 2 जा 300, तो 2 2 जा 4, 75 मीटर। क्या इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे जिसमें आपको u, v, s और t में से कोई भी तीन दिया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जहां पे u, v, s दिया हो और t पूछे, फिर भी आपको यही करना होगा, पहले a कैलकुलेट करेंगे फिर t में जाएंगे। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्या हर क्वेश्चन में ये पैटर्न आपको फॉलो करना ही पड़ेगा? ट्रिक कहाँ से डेवलप होती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। यही ट्रिक है जो मैं हर क्वेश्चन में बार बार करने वाला हूँ, वो एक बार सॉल्व करके हम ट्रिक बना लेते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले क्या किया इस सवाल में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया मैंने, क्या कैलकुलेट करने के लिए, a। तो क्यों ना मैं ऐसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से वेरिएबल में a निकाल लूं। क्या आएगा बताओ, v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं सेकेंड क्या यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जरा इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, यू स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर 2as
अच्छा ये क्या स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2 और ए की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अभी निकाला ना ये, इंटू एस, ठीक है क्या? ये v माइनस यू इस v माइनस यू को कैंसिल कर देगा, क्या बचा? ये एक रिलेशन तैयार हो गया। जो 3 इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग इसको 4th इक्वेशन के नाम से याद कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलेशन किसके बीच में मिल रहा है? v u s एंड t। अब जो ये इक्वेशन आप देख रहे हो समझना ध्यान से, जो क्या मैं बार बार कैलकुलेशन करने वाला था उसको एक बार करके बना लिया अब ये कैलकुलेशन। अब मुझे v u s और t में से कोई भी 3 डेटा गिवन होगा और 4th पूछेगा तो मैं ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ये अप्लाई करूंगा। v प्लस यू इज इक्वल टू 2s बाई टी। मैंने डेटा लिखा, क्या क्या पता है अपने को? v u t पता है, s पूछा है, तो मैंने कहा वो वाला इक्वेशन तो है। उस इक्वेशन में देखो बिना पेन उठाए कैसे करेंगे? v प्लस यू, v कितना है 20, u कितना है तो 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 2s बाई टी। तो t कितना है 5 30। अब 2s बाई 5 है तो 5 इधर गया, 35 जा 150 अपॉन 2 आ गया आंसर बिना पेन उठाए। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हम करने वाले हैं अभी, ठीक है? इसको नोट कर लो। ये 4th इक्वेशन बन के तैयार हुआ। तो ये एक ट्रिक समझा तुम्हें? ट्रिक समझ में आ रहा है? और ऐसे बहुत सारे ट्रिक बन सकते हैं। फिलहाल मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये समझते रहो कि कभी भी v u s और t में रिलेशन दिया होगा तो आप a कैलकुलेट करने मत जाओ। a कैलकुलेट करने से बेहतर क्या है, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली गिवन डेटा आप कैलकुलेट कर लो। अब मान लो किसी क्वेश्चन में मैं आपको देता कि u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम दे दिया 10 सेकेंड्स। मैं बोलता v बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखते हैं आप? v प्लस 10 2 इंटू 100, 200 बाई 10 20, v प्लस 10 इज इक्वल टू 20। मैंने क्या किया नहीं समझ में आया? v प्लस u, तो v कैलकुलेट करना है, u कितना दिया है 10, तो v प्लस 10 इज इक्वल टू 2s, 2 इंटू s कितना है 100, तो 200 बाई 10 20 बन गया। तो v प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो v कितना आंसर। आपको a वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी कर सकता हूं मैं। मान लो किसी क्वेश्चन में मैं बोलता, यही क्वेश्चन ले लो कि टाइम नहीं दिया मैंने और टाइम की जगह मैंने v बोल दिया कि v 20 है। अब बताओ, अब आपको टाइम बताना है। v प्लस यू कितना हो गया 30, 30 इज इक्वल टू 200 बाई टी, तो 20 बाई 3 ना। अब हाँ 6.767 होता है, मैं 7 बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, समझ आ गया? क्या आप सॉल्व कर सकते हो? और ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं नीट के PYQ में दिखा दूंगा इस तरह के सवाल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो औरों से आप लीड ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? ये 10 सेकेंड का लीड देगा आपको, ये सॉरी 50 सेकेंड का लीड देगा। 10 सेकेंड में तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, तो ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। एक नहीं है जहाँ पे बिना पेन इस्तेमाल किए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक नहीं, हर चैप्टर में आते हैं ट्रिक्स, और वो आपको याद नहीं रखने होते, वो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। ऐसे ये मान लो अगर मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर तो याद नहीं हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है आपको, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तो आप कर पाओगे। और देखते हैं और क्या चीज़ है।
कुछ नया टॉपिक उठाते हैं और जिसमें थोड़ा लिखना कम पड़े। आप पहला दिन ज़्यादा लिखवाऊंगा तो दिक्कत है। फ्रिक्शन का नाम सुना है सब लोगों ने? सब जानते हैं फ्रिक्शन? आइए आज उसमें मज़े लेते हैं, मज़ा करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। बताइए फ्रिक्शन क्या है? सब लोग बोले, नाम तो सबने सुना होगा ना, किसी के लिए नया तो नहीं है फ्रिक्शन का नाम। तो फ्रिक्शन क्या है? हाँ हाँ, क्या है? फोर्स। हाँ, तो इससे होगा क्या? अपोज द मोशन। ओके, मतलब फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, करेक्ट? अरे हाँ बोल दो। सब लोग बोल रहे हो हाँ ना? पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है? हाथ खड़े करो, डरो मत। जितने लोगों को लग रहा है फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है तब हाथ खड़े करो। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स नहीं है? अरे बिंदास बोलो अगर किसी को लग रहा है तो। नहीं लग रहा है? अच्छी चीजें आपको नहीं लगती, मुझे लग रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप बताओ। वहां पे आप स्कूटर चलते हुए देखे होंगे रोड पे, एक्टिवा वगैरह। जब वो नया नया आता है तो उसके टायर में ग्रिप होता है। जब रोड पे आप चलाते हो बारिश में, जहां पे पानी रोड पे है, वो स्कूटर स्किड नहीं करता जब तक उसमें ग्रिप है। जिस दिन ग्रिप खत्म हो गया वो फिसल जाता है। तो आप क्या बोलते हो? प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, बोलते हो ना? तो फ्रिक्शन आपको क्यों चाहिए था? फिसलने के लिए कि फिसलने से बचने के लिए? अगर फिसलने से बच रहे हो मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके मोशन में। गलत तो नहीं बोला? कभी कभी जब आप कार को ऐसे टर्न लेते हो, सर्कुलर टर्न, तो आपका पीछे वाला व्हील जो है ना ऐसे फिसलता हुआ निकल गया, डिवाइस टकरा गया, गाड़ी आपकी गई। होता है? क्या बोलते हैं? ग्रिप नहीं पकड़ पाया बराबर। और वो ग्रिप मिल जाए तो देखो, जहाँ टर्न होगा, कभी तुम गए हो घाट वगैरह पे तो वहाँ लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड इतना, मतलब इतनी स्पीड से चलोगे। वो अलग बात है अगर 40 लिखा है तो 60 होता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है ना, 40 लिखा है 40 के ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है। तो इंतजार नहीं करते कि तुम्हें मार डालेंगे, अच्छा यही होता है। वो थोड़ा बढ़ा के कम करके लिखते हैं तो ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन आप 40 में गए तो टर्न ले पाओगे। वो किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी कि आज मैंने रोड बनाया, मेरा मन कर रहा है 50 लिख देता हूँ। मन के ऊपर नहीं है, कुछ तो कैलकुलेट करते होंगे ना कि उतनी स्पीड में जाओगे तो आपकी उतनी स्पीड मेंटेन रखने पे उसका रेडियस इतना है, तो इतना फ्रिक्शन तुम्हारे, अगर वो अज्यूम करते हैं कि तुम्हारा टायर पुराना हो गया है, नए टायर पे नहीं, क्योंकि नए टायर पे कैलकुलेट करेंगे तो पुराने वाले गिर ही जाएंगे। तो पुराना टायर हुआ जिसका ग्रिप कम है, तो म्यू कितना मिलेगा, मतलब वहां पे फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा जो तुम्हें टर्न लेने में तुम्हारी हेल्प कर दे। तो कार, इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वाइल टेकिंग अ टर्न, फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द व्हीकल। तो आपने तो बोल दिया अपोजिंग फोर्स है, यहां तो फ्रिक्शन ने सपोर्ट कर दिया, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मोशन को अपोज कर, बेटा मोशन को कैसे अपोज करेगा अगर वो सपोर्ट कर दिया ना यहाँ पे? आर यू श्योर अबाउट इट? Most cases ना, not in all cases. So your answer should be applicable for all cases. बराबर ना? अच्छी बात है, सोच रहे हो। अरे सोचने देखो, आए ना आए वो अलग चीज़ है। मैं फिजिक्स पढ़ाना टफ नहीं है, तुम्हें फिजिक्स समझना पड़ेगा, वो टफ है तुम्हारे लिए कि तुम अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल कर रहे हो। जो दिमाग में आ रहा है बिंदास बोलो। फ्रिक्शन अपनी मम्मी जैसा ही है। अब पेपर में मत लिख देना फ्रिक्शन मेरी मम्मी है। तो फ्रिक्शन मम्मी जो काम करती है साथ में रखने के लिए, वही काम फ्रिक्शन भी करता है। अब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई, हमारी लड़ाई हो रही है, होती नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। माँ, मेरी शादी हो गई, मेरी लड़ाई हो रही है,
मम्मी आएंगी, वो इंटरफेयर करेंगी। कब तक इंटरफेयर करेंगी? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। क्यों करेंगी? कि साथ में रहना है, लड़ाई झगड़ा मत करो, आराम से रहो। लेकिन अगर मम्मी रोज बोल रही फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तो एक बार उनकी लिमिट के बाहर निकल जाएगा, उनकी औकात के बाहर हो गई चीजें। अब वो क्या बोलेंगी? भाड़ में जाओ, लड़ते रहो तुम दोनों। यही होगा ना। फ्रिक्शन भी यही करता है, पहले साथ में रखने की कोशिश करता है और नहीं रख पाया तो बोलता है जाओ ना अलग अलग, मैं क्यों रोकूं। यही काम है फ्रिक्शन का। इन सिंपल लैंग्वेज, जो बुक की लैंग्वेज नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो समझो। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। वर्ड पे फोकस करना है आपको, विच वॉन्ट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विच विल कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, क्योंकि अगर मैंने विच विल कीप टू ऑब्जेक्ट टुगेदर बोल दिया तो देयर इज अ कंपल्सन कि नहीं नहीं वो रखेगा ही रखेगा। चाहना और रखने में फर्क है ना। मैं भी चाहता हूँ पीएम बन जाऊँ, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ पीएम बनने का, तो मैं बनूंगा? नहीं बनूंगा। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन रखता नहीं है साथ में, चाहता है रखना। अंडर इट्स लिमिट इट विल कीप देम टुगेदर। कब रखेगा साथ में? उसकी लिमिट के अंदर। उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं वो सभी सिखाता हूं मैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। To keep them together, it may support और oppose the motion of an object। तो फ्रिक्शन का मेन रोल क्या है? वो सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। उसका प्राइमरी कंडीशन क्या है? वो चाहेगा क्या? वो चाहता क्या है? साथ में रखना। क्या चाहता है वो? और साथ में रखने के लिए वो सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। नहीं समझ आ रहा है? बहुत टफ बोल रहा हूँ क्या मैं? एकदम चुप चुप जैसी तरह देख रहा हूँ, ऐसा तो मैं जबरदस्ती घर वालों ने भेज दिया जा बैठ के पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है ना। थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहो आप। तो जिधर देखो ऐसा लगे कि पढ़ने ही बैठे, जिधर देख रहा हूँ ऐसे हाँ ठीक है, लग रहा है कि इतनी जबरदस्ती कोई बुलवा रहा है, बोल हाँ नहीं तो बंदूक से गोली मार दूंगा मैं। ऐसा नहीं, थोड़ा हंसते रहो। तो फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, टू कीप देम टुगेदर इट मे सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। कौन सी दो बॉडी को साथ में रखना चाहता है? जो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाए हुई है। कौन सी दो बॉडी को? जो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, जो बुक में लिखा होता है, तो वो लिखते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किसको अपोज करता है वो? जो आप लोग पढ़े हैं अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो गलत है। रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? एक जैसे में दो कार है हमारे पास, एक कार में मैं बैठा हूं, एक कार में आप बैठे हो, हम दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं। मेरी भी स्पीड 40 है, आपकी भी स्पीड 40 है। जब आप मुझे देखोगे तो मान लो पहले हम इतने डिस्टेंस पे थे, 1 सेकेंड में आप 40 आगे निकल गए, मेरी भी स्पीड 40 है तो मैं भी 40 आगे गया होगा। तो क्या हम दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है? थैंक यू। हम दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा है? कांस्टेंट है ना? तो तुम्हारे लिए मैं चल रहा हूं कि रुका हुआ हूं? तुम तो लगातार अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हो ना मुझे, तो तुम्हारे लिए मैं रुका हुआ हूं, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। लेकिन क्या हम दोनों रुके हुए थे? हम दोनों चल रहे थे, लेकिन चलने के टाइम पर भी क्या हुआ है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा, फ्रिक्शन क्या करता है? उसको अपोज करता है। एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? बहुत टफ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आप क्या पढ़े हो उसी चीज को आप और कितना कॉन्सेप्चुअली और अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये आपको पढ़ने मिलेगा आज के 2 महीने बाद।
जो 12th में होंगे बच्चे उनसे पूछोगे तो 80% बच्चों को डाउट होता है, जाके तुम्हारे कोई सीनियर्स हो कहीं भी पढ़ रहे हो, बोलो भैया आपको ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम आता है क्या। मैं बता रहा हूँ 80 to 90% बच्चे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती उनको। क्यों पता है? क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत चीज़ पहले से भरी हुई है ना, तो नई चीज़ भरने के लिए पुरानी चीज़ों को गायब करना पड़ता है, और हम तैयार नहीं होते पुरानी चीज़ को गायब करने के लिए कि अरे 10वीं तक क्या गलत थोड़ी पढ़ा है। तो वो चीज़ समझो गलत नहीं पढ़ा है, बट लिमिटेड पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो एक कंडीशनल क्वेश्चन होता है, कंडीशन पे ही आपने पढ़ा है, हर जगह आप वो चीज़ काम आपके लिए नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है A, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है B, दो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से चला रहा हूं। मैं कैसे चलाया मैंने? 40 मीटर से। ऊपर वाला रुका हुआ है। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर बैठ के देखूं, नीचे का सरफेस अभी मैं मान रहा हूं नीचे फ्रिक्शन नहीं है। क्या मान रहा हूं मैं? नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ है? ए और बी के बीच में। नहीं तो नीचे वाला फ्रिक्शन लगाएगा तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, अभी उसको छोड़ो। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन का काम क्या है? अब फ्रिक्शन किधर लगेगा वो जानना है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? साथ में रखने का काम करना होता है। साथ में कैसे रखेगा? सोचो अगर मैं बी पे बैठ गया, इमेजिन करो तुम बी में हो, तुम्हें क्या दिखेगा? ए ऐसे आगे जा रहा है, तुम्हें क्या लगेगा? ए आगे जा रहा है। अब फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ए को साथ में रखना है। अब हम दो लोग हैं, दोनों चल रहे हैं, या तुम दो लोग हो दोनों चल रहे हो, एक दौड़ रहा है एक चल रहा है, और मैं चाहता हूँ दोनों साथ में रुको, साथ में ही चलते रहो। तो मैं क्या करूँगा? जो दौड़ रहा है उसको पीछे खींच लूँगा, और जो धीरे धीरे चल रहा है उसको आगे धक्का मार दूंगा। तो एक पॉइंट पे एक की स्पीड कम हुई और एक की बढ़ी, क्या दोनों साथ में आ सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? फ्रिक्शन यही करेगा। कैसे? देखो, बी पर बैठ के देखा तो मुझे क्या लगा? ए किधर जा रहा है? आगे। कितने से? 40 से। तो ए क्या चाहे, बी क्या चाहेगा? साथ में रहे। साथ में कब रह सकता है? अब तुम तो बी पर बैठ गए ना, जिस चीज पे तुम बैठ जाते हो वो चीज तुम्हारे लिए रुक जाती है। ये रेफरेंस पॉइंट होता है। जिस चीज पे भी बैठ गए, जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, ट्रेन में ऐसे आमने सामने सीट्स होती है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ तुम यहाँ बैठे हो, हम दोनों ऐसे बैठे हैं, ये मुझे थोड़ी बोलेगा और भाई चल रहे हो बोरी वाली, चलो चलो, नहीं, मुझे क्या लगेगा? ये रुका हुआ है। हाँ बैठ, क्या बोलते हो? ये नहीं बोलते कि आओ बैठ के दौड़ो, क्या बोलते हो? बैठो बैठो सीट पे बैठो। बैठो मतलब रेस्ट पे आ जाओ। तो मैं इसको देख के रेस्ट पे बोल रहा हूँ, ये मुझे रेस्ट पे बोल रहा है। जो ग्राउंड से देख रहा होगा उसके लिए हम दोनों चल रहे हैं ना। हम दोनों अगर रेस्ट में है मतलब हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे पोजीशन, मतलब हमारे लिए ट्रेन भी चेंज नहीं कर रही है पोजीशन। सीट थोड़ी ना यहाँ से वहाँ चली गई, वहाँ से वहाँ चली गई, सीट तो अपनी जगह ही दिखती है ना मुझे। मतलब ट्रेन चल रही है तो भी मेरी सीट अपनी जगह पे है। मतलब ट्रेन चल रही है, अगर मान लो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, इमेजिन करो कोई वाइब्रेशन नहीं है, और मैंने सारे विंडोज बंद कर दिए, तो आपको ट्रेन रुकी हुई दिखेगी चलती हुई दिखेगी? कैसा समझ में कैसा आएगा? रुकी हुई ना। ट्रेन के वाइब्रेशन से आप समझ पाते हो कि चल रही है कि रुकी है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन ही बंद कर दिया जाए तो क्या ट्रेन चलती हुई दिखेगी तुम्हें? कैसी ट्रेन लगेगी? रुकी हुई लगती है ना। तो जिस चीज पे आप बैठ गए वो आपके लिए रुक जाती है। आगे हम इस पर भी बात करते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रेम। क्या बोलते हैं? तो मैं बी पर बैठ गया, अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बी नहीं चल रहा था, तो बी तो वैसे ही रुका हुआ है। तो बी पे बैठ के देखे तो ए आगे जा रहा है, तो बी अगर साथ में रहने चाहते हैं, अगर साथ में रहना चाहते हैं तो बी क्या बोलेगा? मैं रुका हुआ हूं, इसको भी रोको। मैं रुका हुआ हूं तो सामने वाला भी रुक जाए। और ये जा किधर रहा था? बी पे देखने से आगे। इसको रोकना चाहोगे, बी चाह रहा है ये रुक जाए, तो किधर फोर्स देगा? पीछे। तो ये रुक गया, जरूरी नहीं है रुक गया। अब ये फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट होगा इसको रोकने में तो रोक पाएगा, नहीं सफिशिएंट है तो अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स
क्या लगाया मैंने, इट वॉन्ट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, साथ में रखने के लिए मैं बी पर बैठा तो मुझे दिखा ए तो इधर चला जा रहा है, ए अगर इधर जा रहा है तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। अच्छा अब मैं ए पर बैठ जाऊं, अगर कहां पर बैठ गया मैं कहां पर बैठ रहा हूं अभी, अब मैं ए पर बैठ गया, ए पर बैठ गया तो ए मेरे लिए रुक गया, अगर ए मेरे लिए रुक गया तो बी किधर जाता हुआ दिखेगा, वेरी गुड, किधर जाता हुआ दिखेगा बी, क्यों कैसे, क्योंकि सोचो बी तो रुका हुआ है अपनी जगह पे, इमेजिन करो बी तो रुका हुआ है, ए ऐसे आगे जा रहा है, तो हर एक सेकेंड में ए और बी के बीच में कितना सेपरेशन आएगा, ए और बी के बीच में हर एक सेकेंड में कितना सेपरेशन आएगा, 40 मीटर। तो अगर मैं ए पर बैठ के देख रहा था, मुझे लगा कि एक सेकेंड बाद बी पर बैठा था, तो एक सेकेंड के बाद ए 40 मीटर पहुंच गया, 2 के बाद कितना पहुंच गया 80, बी रुका हुआ है। अब मैं ए पर बैठ गया तो मुझे क्या लगेगा, सेपरेशन तो अभी भी बढ़ेगा ना, और आगे कौन रहना चाहिए, जिसको वेलोसिटी दी है ए आगे रहना चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए 40 मीटर, और मैं कहाँ बैठा हूं ए पर, ए तो चल ही नहीं सकता, इनके बीच का सेपरेशन 40 होना चाहिए और ए आगे भी होना चाहिए, तो बी किधर जा रहा होगा, पीछे 40। ये वो वाला सीन है, आपने देखा है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, दूसरी ट्रेन निकलती है, वो इधर जा रही है तो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी ट्रेन आगे चली जा रही है क्योंकि तुम जिस ट्रेन में बैठे हुए, होता है ना ऐसा, सेम कंडीशन। तो मैं ए पर बैठ गया तो बी किधर जाता हुआ दिखा मुझे, पीछे, जब बी पीछे जाता हुआ दिखेगा और ए कैसा है अभी, मैं ए पर बैठा हूं तो मेरे लिए तो ए रुका है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, बी पीछे भाग रहा है, तो बी को बोलूंगा ये तू रुक, तभी तो साथ में आ पाएंगे। तो इसको रोकने के लिए किधर फोर्स लगाया, आगे, क्यों फोर्स लगाया, ताकि दोनों सेम आ जाए, साथ में रहे। तो देखो अब होगा क्या, जब ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से देखने पे पूरा सिस्टम ऐसे आगे जा रहा होगा, बी को आगे कौन लेके जा रहा होगा, क्या बी को सपोर्ट कर दिया, क्या ए को अपोज कर दिया, तो आपने तो गलत पढ़ लिया था। समझ में आया क्या, फ्रिक्शन का मेन मतलब क्या है, इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। बहुत टफ हो गया क्या बच्चों, तुम्हारे चेहरे उतर गए क्या एकदम से, पहले दिन ही गाली तो नहीं दे रहा, पहले दिन क्या पढ़ा के जा रहा है ये, कुछ समझ नहीं रहा है, समझा कि नहीं समझा, पक्का। अब जो तुम पढ़े हो तुम्हें गलत नहीं काटना है, तो तुम्हें भी सही कर दूं, नहीं तो तुम लोग मुझे गालियां देते हुए जाओगे, पहले दिन सब गलत पढ़ा दिया मुझे, ऐसे, और ये ऐसे मान लो 20 से जा रहा है। अब यहाँ दो लोग कौन कौन है कांटेक्ट में, एक ग्राउंड और एक ए। अब मैं दोनों को साथ में रखना है, क्या फ्रिक्शन की इतनी औकात है, सिंपल भाषा में बात करता हूँ मैं, इतनी औकात है कि वो सरफेस को चला ले, ग्राउंड को नहीं चला पाएगा। तो साथ में रखने के लिए दूसरा कौन सा आएगा कि ब्लॉक को ही रोक दे। मैं अगर ग्राउंड पे खड़े होके देखूं और मुझे ये बताना हो ग्राउंड पे खड़े होके कि ए किधर जा रहा है आगे, तो साथ में रखने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा, अल्टीमेटली वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो रहा है कि अगर मैं ए पर बैठ के देखूं तो मुझे ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखेगा। तुम देखो जब कार में जाता है मतलब पेड़ पीछे जा रहा है, घर पीछे जा रहा है, सही में जा रहा है क्या, वो बिल्डिंग पीछे जा रही होती है नहीं, लेकिन आपको दिखता है ना ऐसा। आप ए पर बैठ के देखो तो तुम्हें ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो जो ग्राउंड है उस पर ये फ्रिक्शन आगे लग रहा होता है, लेकिन ये आपको बताया नहीं गया। आपको बताया गया देखो ये आगे जा रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग गया, इसीलिए फ्रिक्शन कैसा फोर्स है जो इसको रिटार्डेशन दे रहा है, जो इसको अपोज करवा रहा है। समझ में आया क्या। तो कंडीशन वही है, जब भी कोई स्टेशनरी फ्रेम होगा जो चल ही नहीं सकता, उसके ऊपर के फ्रिक्शन को हम दिखाते ही नहीं है, एक के फ्रिक्शन को दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। अरे समझ आया। अभी तुमसे लिखवाऊंगा अभी ये चीजें। एक मुझे सवाल बता दो, ए और बी, ये जा रहा है 40 से आगे, ये जा रहा है 20 से आगे, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, ए पर किधर फ्रिक्शन लगेगा और बी पर किधर लगेगा। हाँ, तो अगर मैंने, वेरी गुड, अगर मैं जिसको नहीं समझा है फिर मेरे साथ समझो। ए पर बैठ गया मैं, तो ए पर बैठ गया, अभी हो क्या रहा है, ए 40 से आगे जा रहा है,
B20 से भी आगे जा रहा है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? हर एक सेकेंड में A और B के बीच में 20 मीटर का डिफरेंस आता रहेगा, क्योंकि एक सेकेंड में A कितना आगे गया होगा 40, B कितना गया होगा 20, तो डिफरेंस कितना आया 20 का। क्या पर सेकेंड 20 मीटर का डिफरेंस आ रहा होगा? सही बात है। तो मैं अगर A पर बैठ गया तो, और आगे कौन रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड? जिसकी स्पीड ज़्यादा है, तो A 20 मीटर आगे रहा करेगा पर सेकेंड में। सही बात है ना? A लीड करेगा 20 मीटर से। तो अगर मैं A पर ही बैठ गया तो मुझे क्या लगेगा? B पीछे जा रहा है। कितने से पीछे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रहा है पीछे? तो साथ में रखने के लिए क्या करोगे? पीछे जा रहा है उसको रोक लोगे, तो आगे लग गया फ्रिक्शन। और जब B पे बैठ के देखा तो तुम्हें क्या लगेगा? A 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, क्योंकि उसको लगेगा A तो मुझसे 20 मीटर आगे जा रहा है, तो A को लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड का लीड कौन ले रहा है? A। तो उसको रोकने के लिए किधर लगाएगा फ्रिक्शन? तो देखो, एक को सपोर्ट कर रहा है, एक को अपोज कर रहा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ कि इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इट वांट्स टू कीप। अच्छा, अभी इसमें बहुत चीज़ें आती हैं कि ये बताओ कि ये वेलोसिटी कहाँ से आई, कहाँ से होगी? तो कोई ना कोई फोर्स लगाया गया होगा, ये वो। मैंने ऐसा मान लिया कहीं से फोर्स लगा के तब रखा। अभी फोर्स की बात तो किया ही नहीं, वो जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तब बात करेंगे फोर्स की। बताओ, फ्रिक्शन नीचे फ्रिक्शन नहीं है। पीछे वालों से आवाज़ नहीं आ रही है भाई। ए को पीछे। अच्छा, हर एक सेकेंड में कितना सेपरेशन होगा ए और बी के बीच में? 40 मीटर से। मैं ए पर बैठ गया तो मुझे बी पीछे आता हुआ दिखेगा। कितनी स्पीड से? तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? और बी पर बैठ के देखूं तो ए इधर जाता हुआ दिखेगा राइट साइड में। कितने से? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग गया? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर आ गया तो कितने भी डिफिकल्ट सवाल तुम ओलंपियाड सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, सबके क्वेश्चंस बनेंगे। ए और बी, ये लास्ट सवाल है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 20 और ये भी 20। फ्रिक्शन तो खुश है ना? वो क्या चाहता है? दोनों साथ में रहे। क्या साथ में है? फ्रिक्शन बोलेगा वेरी गुड, मैं 0। जब डिफरेंस आएगा तभी फ्रिक्शन आने वाला है। अगर दो लोग ऐसे होते, ऐसे खाली, कोई फोर्स नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, अब अभी भी फ्रिक्शन थी। तो फ्रिक्शन का मेन काम क्या है? टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। हमेशा रखेगा क्या? कब रखेगा? अपनी लिमिट के हिसाब से। तो फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है? विच आर इन कॉन्टैक्ट, ये भी जोड़ देना। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विच आर इन कॉन्टैक्ट। टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अल्टर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों काम कर सकता है। लगता कैसे है फ्रिक्शन? जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, उसके पैरेलल कैसे लगता है? देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ये था, तो इसी लाइन पर फोर्स लगेगा, या तो इधर या तो इधर। देखो, इधर लगाया फ्रिक्शन, इधर लगाया। कॉन्टैक्ट फोर्स पप्पा थे, उनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम नॉर्मल हुआ। नॉर्मल नाम सुना है कभी? नॉर्मल फोर्स। और दूसरे का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। अब प्रॉपर्टी थी, उनमें बंटवारा होना शुरू हुआ। कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि ये कॉन्टैक्ट, मान लो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो बोला एक तो ये वाली डायरेक्शन है और दूसरी ये वाली डायरेक्शन है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो नॉर्मल ने कहा मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, आप पैरेलल ले लो। तो जब भी नॉर्मल फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और जब भी फ्रिक्शन लगेगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा। फिर वो बात की बात है। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो आपको समझ में आया, या मैं बोल दूं? फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर friction wants to keep two objects together
which are in contact, which are in contact, which are in contact, लिखा, to keep them together, to keep them together, it may support, it may support or alter the motion. लिखा। तुम्हें अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो तुम ये लिख देना कि इट इज़ नॉट एन अपोजिंग फोर्स, जो तुम्हें पता था। और अब जो तुमने अभी तक समझा है, अगर तुम्हें कुछ लगता है लिखना है तो वो लिख देना। देखो बच्चों, होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कि नोट्स में मैं ये लिख दूँ, लोग क्या सोचेंगे। देखो, तुम अच्छा काम करोगे तो भी लोग सोचेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग सोचेंगे। लोग तो सोचते ही रहते हैं। वो एक कहानी है, तुमने सुना है कि नहीं, एक गधा था, उसमें पिता और पुत्र जा रहे थे दोनों साथ में। दोनों गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। कुछ लोग बोले देखो कैसे पागल लोग हैं, दोनों बैठे हुए हैं, गधा बेचारा मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि बेटा उतर गया, अब पापा बैठ के जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए, फिर कुछ लोग मिले, कहते देखो बेटा नीचे जा रहा है, पापा ऊपर बैठा है। फिर पापा उतर गए, बेटे को बैठा दिए। फिर क्या हुआ, देखो कैसा संस्कार है, बेटा ऊपर बैठ के जा रहा है, बाप नीचे जा रहा है, क्या चल रहा है ये। फिर दोनों उतर गए और गधे को ले लिए ऊपर। फिर कुछ लोग कह रहे देखो अब कितने पागल है, गधे को दोनों टांग के ले जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, वो तो सबकी बात सुन रहे थे ना, तो क्या हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं। कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे, तो तुम्हें किसी को सुनना ही नहीं है। अपने आप अपना अच्छा काम कर रहे हो ना, खुद अच्छा करते रहो। और खुद अच्छा करने का मतलब क्या है, तुम्हारा नोट्स है, तुम्हें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। मुझे 2+2 अगर नहीं आता है तो मेरे लिए वो भी डिफ़िकल्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। किसी को 2+2 बहुत आसान लगता होगा, वो ना लिखे। तो तुम्हारे नोट्स में एकदम बहुत ऐसा नहीं कि एकदम साफ साफ लिखना है, कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। खूब कटिंग करो, खूब रफ नोट्स लिखो, जो तुम्हें चाहिए कॉर्नर में ऐसे लिखते जाओ। जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रहा है, तुमने अभी तक जो भी सीखा है वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिख लेना चाहिए सबको, कि मुझे मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होता है, जब तुम रिवीजन करने जाते हो तब तुम्हें समझ में आएगा ना कि मैंने ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझेगा ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो वो तो बुक में भी लिखा है, फिर टीचर के पास आने का क्या मतलब है। तो आप जो भी समझ पा रहे हो उसको लिखने की कोशिश भी किया करो कि फ्रिक्शन इधर ही क्यों लगा, उधर ही क्यों लगा, अपनी लैंग्वेज में। हिंदी, उर्दू, अरबी, मराठी, फारसी, तमिल, जो लैंग्वेज है तुम्हारी उस लैंग्वेज में लिखो। किसी को नोट्स दिखाना नहीं होता, अपनी लैंग्वेज अपनी बुक में होनी चाहिए बस। और बाकी मैं रेफरेंस के लिए बुक दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं राइटर भी हूँ, मेरी बुक आने वाली है जेई एडवांस की, अभी अप्रैल या मई में शायद फर्स्ट एडिशन आ जाएगा उसका। तो मैं अपनी बुक का एक सॉफ्ट कॉपी तुम्हें बांट दूंगा, हाँ फ्री में। ख़रीदना होगा बताना, मैं सस्ते में दिलवा दूंगा भाई, लेकिन अभी मत ख़रीदना, पहले वो मार्केटिंग वाले कर लें अपना काम। तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी भी होंगी, और वो ऐसा स्टूडेंट फ्रेंडली ही बनाया गया है। मैक्सिमम टाइम तो उसमें जो तुम्हें क्लास में पढ़ाता हूँ वही पूरा लिखवा दिया वहाँ पर। हाँ तो आ जाए, लेकिन पहले क्योंकि 5 साल हो गया उसको, अरिहंत वालों को दे दिया है मैंने, वो छाप ही नहीं रहे। हाँ वो बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करो। अब 3350 पेज की बुक है, वो चाहते हैं कि एररलेस बने। मैं हर एक क्वेश्चन को कब सॉल्व करूँगा, मैं 5 घंटे पढ़ा के घर जाता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, मैं सो जाता हूँ। और उसके बाद मैं उसको भी प्रूफ रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फाइनली मैंने 500-600 पेज का प्रूफ रीड किया। मैंने कहा इतना छापो, फिर देखते हैं, किसी और से छपवा लूँगा। हाँ यार, दिमाग ख़राब कर लिया उन लोगों ने। लिख लिया। अब आइए मैं और आपसे बात करता हूँ, फ्रिक्शन टाइप कितना होता है फ्रिक्शन का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 1 2 3 4 2। कौन कौन से 2? नहीं, वो तो दोनों एक वैसे ही हो गए ना।
मैं तुम्हें एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, एक रोबोट जैसा लकड़ी जैसा आदमी दिख रहा है। वो एक आदमी है जो फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये एक बॉक्स रखा है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। नीचे ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे देखो, अगर मैंने बिल्कुल फ्रिक्शन 0 कर दिया तो बिल्कुल प्लेन हो गया। वो रफनेस जो है वो किसको दिखा रहा है, फ्रिक्शन को। जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा। दिख रहा है, मैं फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट फ्रिक्शन रख देता हूँ कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। फोर्स आपको जो दिखेगा वो ऑरेंज कलर में दिखने वाला है। सम ऑफ फोर्सेस, अभी कोई फोर्स ही नहीं लगा है तो 0 है। वैल्यूज भी दिखाएगा आपको फोर्स वगैरह की। मास कितना है वो दिखाएगा। अब समझना क्या हो रहा है और ऑब्जर्व करना चीज़ों को अच्छे से। मैंने एक ब्लॉक रखा है 50 kg का इस सरफेस के ऊपर, और मैं चाहता हूँ इस ब्लॉक को चलाना। क्या चाहता हूँ मैं, इस ब्लॉक को चलाना। इसको चलाने के लिए ये बंदा इसको फोर्स लगाएगा, धक्का देगा तभी चलेगा ये। इसने कितना धक्का दिया, अप्लाइड फोर्स मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन। कितना फोर्स लगाया वो, 1 न्यूटन। क्या चला क्या ये, सामने कितना फ्रिक्शन लग गया, इसने फोर्स 2 कर दिया, सामने कितना हो गया। क्या मैं फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हूं कि अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं। हुआ क्या होगा कि जब मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तो ये चलना चाह रहा होगा 3 से, लेकिन सरफेस तो रुका हुआ है। तो सरफेस साथ में रखने के लिए क्या करेगा, इसको रोकेगा। और फिर चेक किया फ्रिक्शन ने कि मेरी औकात के अंदर है तो मैं रोक लेता हूँ, तो पीछे फोर्स लगा दिया, उसको चलने नहीं दिया। जब मैंने 4 लगाया तो कितना हुआ, 5 लगाया तो कितना हुआ, 5। मैं बढ़ा रहा हूँ, 50 न्यूटन से बढ़ा दिया। जब मैंने 55 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स किया तो भी फ्रिक्शन कितना है, 55। मतलब क्या फ्रिक्शन की लिमिट 0 से 55 तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते, मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, 105 न्यूटन का फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो क्या फ्रिक्शन की रेंज 0 से लेके 105 तक दिखने लगी आपको, है कि नहीं है। मतलब अभी जो अप्लाइड फोर्स है इट इज विद इन द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन टू कीप द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अब मैं और बढ़ा रहा हूँ, 6 किया, 7 किया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखो बढ़ रहा है साथ में, 21, 22, 23। जब मैंने 120, कितना बढ़ता जा रहा है देख रहे हो। हालांकि ये फ्रिक्शन कितना होगा मैं आज कुछ कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, आज तुम्हें खाली थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। ये कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू से, बाद में करेंगे। मैंने 123 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो पीछे कितना फोर्स है, ओ जैसे ही 124 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन कितना हो गया, घट के कम हो गया। तो 0 से लेके 123 न्यूटन के बीच में फ्रिक्शन वॉज चेंजिंग इट्स वैल्यू एज पर द अप्लाइड फोर्स। दिखा ना, जब मैंने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सामने से कितना 0 लगा, मैंने 1 किया तो सामने 1 हुआ, 2 किया तो 2 हुआ, अब टू 123। जब मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। 124 किया तो कुछ नहीं हुआ, मैंने 125 किया, देखो चेंज नहीं हो रहा है। 126 क्या चेंज हो रहा है क्या, बल्कि मेरा सम ऑफ फोर्सेस बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है। अब 92 कांस्टेंट हो गया। तो 0 से 123 तक वो रोक के रखा था, साथ में थे दोनों। जैसे 124 किया, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गया फ्रिक्शन का। अब वो ये लूप होल है, इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद मेरा ये जो फोर्स लग रहा था ना, वो फोर्स अपने आप हट गया। जब वो फोर्स हट गया तो, लेकिन जब तक फोर्स था, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। उसने क्या प्रोड्यूस किया होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी दिया होगा। जब उसको एक वेलोसिटी दिया तो क्या हुआ, मोमेंटम आ गया उसके पास। जब मैंने फोर्स हटाया तो मोमेंटम से आगे जा रहा था, फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए पीछे लगा और एक टाइम पे लाके रोक दिया। ठीक है, खैर वो सब अलग बात है, उतना अभी इतना डीप में नहीं जाना है।
आपको तो ये समझना है कि दो तरह के फ्रिक्शन आया। एक फ्रिक्शन वो था जो अपनी वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू लेके चल रहा है। वो कब आया? जब ब्लॉक मूव करने लगा। उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कब लगता है वो? when the objects are not together या when the objects are moving with respect to one another, when the objects are moving with respect to one another, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक। और दूसरा जो फ्रिक्शन था जो अपने आप को चेंज कर पा रहा था उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? यहाँ एक सवाल बच्चों, मतलब बहुत सारी बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है, मिस इंटरप्रेट किया गया है। लिखा है कि द टेंडेंसी टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन का मेन काम क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, मूव कर रहे हो लेकिन साथ में मूव कर रहे हो, तो क्या वो साथ में हैं? तो कौन सा फ्रिक्शन आ रहा होगा? स्टैटिक। कौन सा आ रहा होगा? तो ये द टेंडेंसी टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज नॉट योर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट? द टेंडेंसी टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? कब काम करेगा? when two objects are moving together and if they are moving with respect to one another, kinetic friction। and you see here कि यहाँ पे हुआ क्या था अभी? static friction was self adjustable as per the applied force। when you increase your applied force up to its limit, static friction changes itself, changes its value as per the applied force। but once you cross that limit, कांस्टेंट हो गया, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, इट चेंजेस इट्स वैल्यू। तो अब जब चेंज कर रहा है वैल्यू तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे ना कि कितना फोर्स लगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को फर्दर वी कैन कैटेगराइज इन टू मोर टाइप्स। टाइप नंबर 1 विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मतलब उसकी औकात के बारे में कि कब तक रोक के रखेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। क्योंकि 123 वाज द मैक्स वैल्यू ना, तो 123 इज फिक्स्ड, बट बिफोर 123 as per your applied force the value of friction will change। तो static friction is self adjustable whereas limiting friction is not self adjustable, it is the maximum value। kinetic friction जब अलग अलग हो गए तब। तो कितने फ्रिक्शन हुए? कौन कौन से? काइनेटिक, स्टैटिक और सबको बोलना है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? when two objects are not together, हाँ, moving with respect to one another। static कब लगेगा? tendency to keep two objects together। बराबर। इसकी वैल्यूज कैसी होती है? it is self adjustable as per the applied force, मतलब it will always be equal to the applied force। correct। limiting friction, maximum value of what? static friction। बराबर। अच्छा, आपने जो देखा, अब आप ये भी समझ गए, मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जेई मेंस का स्टेटमेंट है, आपने अभी देखा नहीं होगा। तो जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर ऑप्शंस होते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 1 is true 2 is false, 2 is true 1 is false, both are false, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना है जितना अभी आपने देखा कि ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। Kinetic friction is less than the static friction। Kinetic friction is less than the static friction। True false? हमेशा नहीं होता, इस जब भी आ जाएगा कंपल्सन हो जाएगा, तो इट इज फॉल्स। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन 92 न्यूटन था इस केस में और स्टैटिक कितना था?
0 से 123 के बीच में कुछ भी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, 0 to 123 के बीच में एनीथिंग एज पर द अप्लाइड फोर्स, बट काइनेटिक वाज 92। तो जब तक 91 न्यूटन तक का फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन छोटा होगा ना काइनेटिक से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में बी लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बट काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट आया हुआ है, पीवाईक्यू में दिखा दूंगा मुझे, 21 में 22 में आया था सवाल। दूसरा स्टेटमेंट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज ट्रू। लिमिटिंग कितना था 123, काइनेटिक कितना था 92। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक की मैक्स वैल्यू से कम होगा, बट जिसको लिमिटिंग बोलते हैं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आया क्या इतना? पक्का? दिस इज द वे जिसमें तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये एक तरह से ऐसा मैं बता रहा था तुम्हें कि क्या तरीका होगा मेरे पढ़ाने का, क्या मेथड होगा। मैं सिमुलेशन दिखा के ऐसे करके, और मैक्सिमम टाइम तुम्हें ही सपोर्ट करना होगा। मुझे कुछ आता नहीं है, मैं सीखने आता हूँ क्लास में। तुम लोग सिखाओगे ऐसे तो मैं सीख पाऊंगा। समझ में आया इतना? यस सर। आगे चलें। अभी 3 चीज़ें सीख गए हो। क्या बताने वाला था मैं? कुछ तो बताने वाला था। हाँ, कसम खा के निकलो कि बोलेंगे नहीं, बुलवा के दिखा लो। मम्मी कसम बात नहीं करेंगे आज। पहले भी रहा होगा ना दोस्त, स्टार्टिंग से ही। एक्चुअली ह्यूमन का जो फ्रिक्शन है वो तो लगातार टच में ही है ना, तो ह्यूमन तो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो ह्यूमन इज एन एक्सटर्नल एजेंट टू अप्लाई अ फोर्स, दैट मे बी अ मशीन ऑल्सो। तो वो फोर्स काउंटेबल नहीं होता। आओ मैं समझा देता हूँ। समझो, एक ब्लॉक मैंने यहाँ रख दिया, मुझे क्या दिख रहा है? ये सरफेस प्लेन है। बॉक्स का ये बेस जो है, ये मान लो ये बॉक्स एक क्यूबाइड है ब्लॉक का, इसको मैंने यहाँ रखा है। तो मुझे क्या दिख रहा है? मेरे हाथ का ये पाम भी बिल्कुल प्लेन है और ये भी प्लेन है, दोनों ऐसे रखे हुए बराबर। ऐसे तो बॉक्स रखा है मैंने। अब अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं, समझना, ये कुछ हद तक सही था कि इनर्शिया होता है, लेकिन इनर्शिया पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं, मतलब इसको 100x 1000x जूम करके देखूं, तो मुझे ये कैसा दिखेगा पता है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। और माइक्रोस्कोप में तुमने देखा है ना कि जो पोटैटो है उसके ऊपर का छिलका निकाल के भी देखते हो तो लेयर लेयर ऐसे दिखता है, हर ऑब्जेक्ट ऐसे। तो ये जो ये सरफेस देख रहे हो ना, ये तुम्हें ऐसा कुछ वेव जैसा दिखेगा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़। और ये जो ऊपर इसके ब्लॉक रखा है ना, ये भी ऐसे ही दिखेगा। देख रहे हो? यहां देखो, यहां पे इंटरलॉक हो रहा है, यहां पे इंटरलॉक हो रहा है। क्या हर जगह इंटरलॉक बना हुआ है? ऐसा समझो, जितना ज्यादा इंटरलॉक होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज समथिंग डिपेंड्स अपॉन द कांटेक्ट एरिया। किस पे डिपेंड करता है वो? तुम लोगों को आ रहा था क्या आंसर? हाँ, लेकिन बोलना मत, कसम खा के आए हो ना। देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को पता है लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोल देंगे तो और लोग भी जान जाएंगे ना कि उनको आता है। बोल सकते हो तुम लोग, फ्रिक्शन इज समथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट एरिया। तो इनिशियली कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और जब वो मूव करने वाला होता है, तुमने ये चीज़ इमेजिन किया होगा, एक पत्थर यहाँ रखा है, तुम फोर्स लगाओ, जब वो मूव करने वाला होता है, ऐसा नहीं धक्का दिया वो चला गया, तुम्हें इतना ऐसा तो पहले वैसे ही हिलता है, और फोर्स लगाओगे तो गिर जाएगा। जब वो हिला तो इमेजिन करो एक पत्थर रखा है, अभी उसका बेस एरिया इतना है, जब तुमने फोर्स लगाया और वो हिलने वाला हो, मतलब तुम्हें पता है अब थोड़ा और फोर्स लगाऊंगा गिर जाएगा, उस टाइम पे उसका बेस एरिया और जब वो रुका हुआ था तब के बेस एरिया में क्या थोड़ा डिफरेंस आता है? टॉपल करने के पहले
और टॉपल करने के बाद क्या बेस एरिया में डिफरेंस आता है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है ना। तो पहले कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है। कब तक कांटेक्ट एरिया ज़्यादा रहता है? जब तक वो रुका हुआ है। एक्चुअली जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट ट्राइज टू ब्रेक दिस इंटरलॉक। क्या चाहता है ये? इस इंटरलॉक को तोड़ेगा तभी तो चल पाएगा ना, नए इंटरलॉक्स के पास जा पाएगा। अब नई जगह जाके नया इंटरलॉक इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि यू हैव मोमेंटम, और मोमेंटम आपको रुकने नहीं देता। मोमेंटम का मतलब जैसे दौड़ते हुए चले आ रहे हो, अचानक से खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा और चलना पड़ेगा। सही बात है ना। तो जैसे कभी देखो साइकिल वाले को एक बाइक वाला अगर हाथ से इसे खींचते हुए लेके जाए और जहाँ छोड़ता है वहीं रुकता नहीं है बल्कि और स्पीड से आगे बढ़ता है। क्यों? उसके पास क्या आ गया है? मोमेंटम। तो अब पहले जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये इंटरलॉक्स तोड़ना चाह रहे हो, अच्छा जब तक तुम उतना सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा रहे हो कि इंटरलॉक टूट पाए तब तक तो तुमने हल्का धक्का दिया, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, फोर्स उतना का उतना पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम जब चलने लगे तो कुछ तो इंटरलॉक तोड़े होगे ना। पूरा इंटरलॉक टूट जाएगा तो बॉल हवा में उड़ जाएगा। बेस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कांटेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। जब ये चलने लगा तो थोड़े बहुत इंटरलॉक वाले पॉइंट्स टूट गए होंगे, तो जितने इंटरलॉक वाले पॉइंट टूटे होंगे उतना कांटेक्ट एरिया हट गया तो उतना फोर्स भी हट जाएगा। इसलिए चलने के टाइम प्रैक्टिकली क्या होता है, हमें दिखता नहीं है ये चीज, हमें लगता है पूरा कांटेक्ट तो बना हुआ है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हो तो चलने के टाइम पर उसका कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है एज कंपेयर टू रुके हुए सरफेस पे। इसका एकदम अच्छा एग्जांपल, तो साइकिल कितने लोग चलाते हैं? शायद सब चलाते होंगे। साइकिल खड़ी है, तुम चलाना स्टार्ट करो, क्या होता है? हाँ, चलने लगे तो आराम से चला सकते हो, क्योंकि रुका हुआ है तो कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, इंटरलॉक ज़्यादा बन रहा है। यू हैव टू ब्रेक ऑल द इंटरलॉक्स टू मूव, मतलब यू हैव टू काउंटर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। once you counter that force, once you overcome that force, now the contact area will be less than the previous one. So to counter that contact area you need to apply less amount of force and some help you will get from your momentum also. तो मोमेंटम भी मेंटेन कर रहा है, तुम थोड़ा और फोर्स लगा रहे हो, बढ़ता चला जा रहा है। अगर दो साइकिल रख दिया मैंने, वो आजकल आता है एक मोटे टायर वाला साइकिल आता है और एक पतले वाला, दोनों में से रुकी हुई साइकिल को चलाने के लिए कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? मोटे टायर वाले में स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, तो उसके इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। जैसे सैंड है ना, बालू मोरंग, वो कहीं ऐसे फैला दिया गया, वहाँ तुम पतले साइकिल के टायर लेके जाओ और मोटे वाले लेके जाओ, मोटे वाला निकल जाएगा, पतले टायर का उस किट कर जाता है। देखा है क्यों? कांटेक्ट सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन तुम्हें मूव कराने में, क्योंकि जो सैंड है वैसे आगे इधर बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए तुम्हारा टायर इधर आएगा और तुम आराम से चल पाओगे, वो स्किड नहीं करेगा टायर। खैर अभी इतना अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझा? तो इस तरह से तुम्हें फ्रिक्शन को अगर समझना है, अगर कॉन्सेप्ट, अभी मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया है, लेकिन अब मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैं तुम्हें क्लास 11th की ही बुक से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस दे दूं, आप कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पक्का बता दोगे कि फ्रिक्शन लगेगा किधर। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन एनालाइज कर लेते हैं। 50% काम खत्म, 50% बचा है जो आप कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स लगा करके, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन का बेसिक यूज है। समझ में आ रहा है? मैं लिखवा देता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 मिनट के बाद। टाइम हो गया क्या? अरे बाप रे, बहुत जल्दी हो गया यार। लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना टाइप था फ्रिक्शन में? कितने टाइप हुए? 3। कौन कौन से 3? पहले काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले वैसे स्टैटिक होता है लेकिन लिख लो क्या फर्क पड़ता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा?
when the objects are moving with respect to one another. हाँ, when the objects are not together, when the objects are not moving together. Kinetic friction कब लगता है? When the objects are not moving together. So that means they're not in contact. They are in contact, but they are slipping on one another. They both are moving. They both are moving. After some time, they will leave the contact. Initially, they are in contact. So they move with one another. They are moving with respect to one another. Static friction लिख लो. The tendency to keep two objects together. The tendency to keep two objects together. It is self-adjustable. मतलब अप्लाइड फोर्स जितना लगा रहा था मैं, उतना फ्रिक्शन लग जा रहा था ना. तो सेल्फ एडजस्टेबल एज पर द अप्लाइड फोर्स. इट इज सेल्फ एडजस्टेबल एज पर द अप्लाइड फोर्स. ब्रैकेट में लिख लो, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा, applied force is equal to static friction. लिखा. और लास्ट कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या लिखोगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब देखो, 2-5 मिनट और लूंगा तुम्हारा, मैं छोड़ दूंगा. तो हमने ये सीखा फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है. इम्पोर्टेंट क्या है फ्रिक्शन के? इम्पोर्टेंस क्या है? सब इम्पोर्टेंट है. There's a weight and exposure. हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट है कि फ्रिक्शन ना होता तो मैं बोर्ड पे लिख ही नहीं पाता. फ्रिक्शन ना होता तो मैं चल नहीं पाता, मैं खाना नहीं खा पाता. सोचो ऐसे हाथ उठाऊं और मुंह में जाए, वैसे अंदर हाथ घुसा जाए, मुंह इधर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं होगा ना, फ्रिक्शन नहीं होगा. तो वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, वी कैन राइट, ये सब किसके पार्ट्स हैं? क्यों कर? वी कैन टेक अ टर्न, ये सब क्या है? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है ना. अब जिस चीज़ के फ़ायदा ज़्यादा होता है उसके नुकसान भी ज़्यादा होता है. चलना दौड़ना सब फ़ायदा ही है, नुकसान क्या है वो समझो. हम सब जूते चप्पल पहनते हैं, घिस जाता है बेचारा, जल्दी ख़राब हो जाता है. अगर फ्रिक्शन ना होता ना, तो एक जूता मैंने ले लिया तो लाइफ टाइम चलेगा, वो घिस जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन. मैं जूते चप्पल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप समझिए. कपड़े आपके फटते हैं तो ज़्यादा करके पैंट कहाँ फटता है? समझ गए तुम लोग? क्योंकि वो ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, बेंच के कांटेक्ट में है, बैठ रहे हो कांटेक्ट में है, तो वो चीज़ ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा है. या यहाँ नी पर फटता है, यहाँ किसी का पैंट नहीं फटता, नी पर फटेगा. ऐसा नहीं कि मैं तो कहीं भी फाड़ दूँ. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से. जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा, जब आप चलते हो तो नी वाला ये कांटेक्ट में ज़्यादा आता है ये पार्ट, तो ये ज़्यादा फटने के चांसेस होते हैं. कपड़े फट जाते हैं, चप्पल घिस जा रही है, मशीन के पार्ट्स खराब हो जा रहे हैं. ये सब क्या है? फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं. और क्या डिसएडवांटेज है? आप पावर पढ़ते हैं ना, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इंटू 100 पढ़ते हैं ना. जितना एफिशिएंसी जिसको बोलते हो, कि आइडियल मशीन की ही एफिशिएंसी 100% होती है, बाकी सबकी 90 के आसपास होती है. इसका मतलब ये है कि 10% एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो रही है. जो मैं इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट आ नहीं रहा है. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है. मतलब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उसमें मैंने 3 मशीन रखी है. मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे इतनी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 10,000 रुपये उसका बिल आना चाहिए.
तो वो एक्स अमाउंट एनर्जी के लिए बेसिकली 10,000 का ही बिल चाहिए था, लेकिन जब बिल आया तो 12,000 का आ गया। 2,000 एनर्जी कौन ले गया? वो फ्रिक्शन ने जो हीट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो लॉस कहाँ हुआ? लॉस का मतलब ये है, मेरे लिए लॉस क्या है? मैं तो मशीन रन कराने में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहा था एनर्जी को। मेरे लिए हीट एनर्जी का कोई काम है क्या? लॉस हुआ मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जो मेरे काम की नहीं थी। तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देता है फ्रिक्शन। तो ये सब पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप चल ही नहीं पाओगे तो नए जूते लेके क्या मतलब है? तो चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जूते खरीदना? मेरे हिसाब से चलना इम्पोर्टेंट। चल पाओगे तो जूते का कुछ काम भी है, तो चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। तो भाई जो खराबियां हैं वो सबके अंदर कमियां हैं, उसमें भी कमी है। तो वैसे थोड़ी बोलेंगे इसमें कमी है इसको हटा देते हैं, उसको रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिससे उसको कम कर सके। तो कम करने के लिए क्या करते हैं? जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं ये रॉ मटेरियल से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है ना। तो जब लकड़ा था उसको जब ऐसे काट के ना ऐसे रखा होगा, उसमें हाथ डालोगे तो कई सारा यहाँ पे ना तुम्हें ऐसे छिल जाएगा कई जगह पे। अब तो नहीं हो रहा है। आपने क्या किया? इसको पॉलिश किया। वो देखो जब तुम जहाँ बनता है फैक्ट्री में जाके देखोगे ना, तो बड़े बड़े पेड़ लेके आते हैं पूरे, उसमें चीरा लगाते हैं, फिर एक एक पार्ट लेके एक मशीन में उससे रगड़ते रहते हैं। घरों में देखो वो सैंड पेपर आता है जिससे वो जंग निकालते हैं, जो रस्ट लगता निकालते हैं ना, वो क्या है? आप पॉलिश करके किसी भी सरफेस का फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ नहीं लगा है, जो टाइल लगा रहता है ना नीचे मार्बल, ये गुजरात में मोरबी एक जगह है, वहाँ पूरा बड़ी बड़ी टाइल्स का वहाँ मिट्टी से बनाते हैं। ये क्या उसको घिसते हैं, जितना पॉलिश करते हैं उतना स्मूथ पॉलिश तुम्हारा टाइल बन के निकलता है। जितना ज़्यादा पॉलिश करेंगे उतना अच्छा। मतलब हम लोग रिड्यूस कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म कर देंगे दिक्कत हो जाएगी। हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिश लगा करके। बाई पॉलिशिंग अ सरफेस वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। दूसरा, मशीन को थोड़ी ना कि मशीन के पार्ट्स जो है उनमें फ्रिक्शन कम करना है, घिस दो। जब घिस दोगे तो सॉकेट में बैठेगा नहीं, वो चलेगा ही नहीं। पॉलिश करने से वहाँ काम नहीं चलेगा। तो वहाँ हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ियों में इंजन ऑयल यूज़ करते हो, वो क्या है? वो लुब्रिकेंट्स है। उससे क्या होता है? पार्ट्स जो होते हैं वो कम ख़राब तो होते हैं लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होते। तीसरा और क्या कर सकते हैं? और एक ऑप्शन है, मटेरियल अच्छे से सेलेक्ट कर लो जिनके बीच में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। जैसे तुमने सोचा कि साइकिल का जो टायर है वो लोहे का क्यों नहीं बना देते? वहाँ रबर क्यों लगाया? क्योंकि जो डांबर जिससे रोड बनी हुई है उसमें और रबर के बीच का फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। आयरन और उसके बीच में जो डांबर के बीच में वो कोलतार होता है ना बेसिकली, उसके बीच में फ्रिक्शन। ट्रेन में देखो ट्रैक भी लोहे का है, उसका व्हील भी लोहे का बनाते हैं। क्यों? उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का वो पार्ट देखने का कि चिपक के चल पाए। वहाँ रबर लगा दोगे बाउंस बैक करेगा, पूरी ट्रेन ऐसे हवा में उड़ेगी इतनी स्पीड में। समझ पा रहे हो? तो बाई सेलेक्टिंग द प्रॉपर मटेरियल ऑल्सो यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। समझ में आया? तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस को आप कम कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो आज हमने फ्रिक्शन सीखा, थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आप ये समझ पाओ मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा और मैं भी समझ पाऊँ कि आपके साथ कैसे पढ़ाना है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोग घर से कसम खा के आ रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, कुछ भी बुलवा लो हम बोलेंगे ही नहीं, हम तो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। ऐसा मत करिए, आप बोलिए अगले लेक्चर से। मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। अगले 10 लेक्चर कम से कम आपको लगेगा मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप डरना मत। मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा, मैथमेटिकल टूल्स नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है? जैसे मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं। टूल्स क्या होते हैं? तुम्हें गाड़ी का टायर खोलना है तो कुछ चाहिए ना, रिंच वगैरह, ऐसे हाथ से खोल दोगे क्या? वैसे फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने तो कुछ सेट ऑफ फार्मूले चाहिए होते हैं जो हमें काम आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है? थैंक यू।